अक्सर स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है, क्या वो सेंटेंसेस भी हमारे टेंस में आते हैं? तो भैया आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता फिर भी सब्जेक्ट छुपा होता है। आज आपको सेंटेंस के टाइप पता चलेंगे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस इनमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की तो भाई इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। चौथा सेंटेंस का टाइप होता है ऑप्टेटिव, लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी। तो आज जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं इंपेरेटिव सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको कैसे यूज करना है बताने वाला हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे आपको लर्न करना है। साथ ही आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो डिटेल आपको सारी चीजें कीप, स्टार्ट, लेट, मेक, कॉज, जो भी कॉजेटिव वर्ब्स होती है उनको भी कॉजेटिव वर्ब्स को कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करना है, सारी चीजें विद एग्जांपल्स आपको दूंगा। और आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करीब 30 के लगभग सेंटेंसेस मैंने दिए हैं जिनको आपको करना है प्रैक्टिस। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स आपके सामने में कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस सबसे पहले तो बोलता हूं। अब सुनिएगा इन सेंटेंसेस को। मैंने कहा दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, दिए गए सेंटेंसेस के उत्तर लिखो। अब यहां पर मैंने आपसे कहा दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो जब आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो यहां पर आपने किया क्या, आपको दिया गया था कि दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो आपने शुरुआत करी इसकी, जब आपने इसको इंग्लिश में किया तो आपने कहा ट्रांसलेट, सबसे पहले शुरू में आपने वर्ब लगाई। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले आप समझो होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी शुरुआत होती है वर्ब से। जी हां स्टूडेंट, जिनकी शुरुआत होती है वर्ब से और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश में अंतर को समझना होगा। हिंदी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। अब देखो ना, दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेट करो लास्ट में दिया है, और दिए गए वाक्य जो कि आपका ऑब्जेक्ट है इतना पूरा, ये आपको शुरू में दे दिया है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे प्रैक्टिकली समझना है, समझिए इस चीज को आप। तो ट्रांसलेट दी गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस को कहेंगे हम लोग गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनटू इंग्लिश मतलब किस में करना है भाई, इंग्लिश में करना है। तो ये बन गया आपका इंग्लिश, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब यहां पर हमने शुरुआत किससे करी, वर्ब से करी। वर्ब के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है तो उसकी शुरुआत वर्ब से होती है। साथ में क्वेश्चन उठता है कि क्या सर इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कोई सब्जेक्ट लगा सकते हैं? सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू आपका छुपा होता है। जी हां, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से ही होता है। जब आप किसी से कहते हैं ये काम पूरा करो, तो आप इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट दिस वर्क। यहां पर अगर आप कहें तुम ये काम पूरा करो तो यू कंप्लीट दिस वर्क। यू के बाद में आपको कॉमा भी लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये यू हमने लिखा और कॉमा लगाया और फिर लिखा कि कंप्लीट दिस वर्क, ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा बोलने का रीजन क्या है? या कॉमा क्यों लगाया? अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह दिखेगा आपको। आप कहेंगे यू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब आप ये काम पूरा करते हो। और आपको बता दूं ये आपका कोई असर्टिव सेंटेंस नहीं है, कोई अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है जो आप कहोगे यू कंप्लीट दिस वर्क। आप किसी से कहते हो तुम जाओ मैं आ रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कॉमा गो। यहां पर यू का मतलब है तुम और जाओ मतलब गो। तो ये गो जो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, कम ऑन, आई एम कमिंग, यू गो, आई एम कमिंग। तो यू गो मतलब तुम जाते हो, ये भी होता है, लेकिन यू गो तुम जाते हो कब होता है? जब आप उसे टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज कर रहे हो। जैसे तुम मंदिर जाते हो, यू गो टू टेंपल। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन तुम बोलो, मैं बाद में बोलूंगा, यू स्पीक, आई विल स्पीक लेटर। तो यहां पर देखो आप, यू स्पीक, यू के बाद कॉमा लगाया हमने और फिर हमने स्पीक बोला है। मतलब कि यू स्पीक, यू कम, यू गो, जब आप डायरेक्ट बोलते हो तो वो आपका कोई असर्टिव सेंटेंस नहीं होता, वो आपका कोई अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, वो आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड से टू ऑल ऑफ यू कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि सेकंड पर्सन यू के लिए यूज होते हैं। आप उसमें सेकंड पर्सन यूज यू नहीं करते हैं क्योंकि वो हिडन होता है, उसमें अंडरस्टूड होता है। हां, आप जब दो लोग खड़े हैं और दो में से किसी एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तुम रोहन यहीं रहो और तुम वहां जाओ, यू रोहन स्टे हियर एंड यू गो। तो आप इस तरीके से जब दो लोग हैं तो फिर उसमें यू आपको लगाना पड़ता है। अगर एक ही व्यक्ति को आप बोल रहे हैं सेकंड पर्सन मानकर, तो वहां पर आपको किसी प्रकार से यू बोलने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्ट कहेंगे आप यहां रहिए, यू स्टे हियर,
नो नीड टू से कि तुम वहां जाओ। जब दो लोग होते हैं तभी हमें उसमें यू लगाना होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने सीखा कि भैया जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेकंड पर्सन यू के लिए यूज होते हैं। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब हमको समझ में आ गया है तो इसके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है क्या सर इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं? जी हां स्टूडेंट्स, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और अगर आपको इसमें एम्फसाइज करना होता है, जैसे आप किसी से कहें जाओ तो आप इंग्लिश में कहते हैं गो, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे जाओ ही, मतलब जाना ही है, तो आपको इसके आगे फिर डू लगा देना है, डू गो। तो ये एक एम्फेटिक सेंटेंस हो गया, मतलब यहां पर आप इसमें एम्फसाइज करके बोल रहे हो कि ये काम करो ही, तो आगे आपको डू लगा देना होता है। मैंने कहा बोलो स्पीक, बोलो ही, डू स्पीक। उसकी हेल्प करो, हेल्प हिम, उसकी हेल्प करो ही, डू हेल्प हिम। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखना है। इसके अलावा आपको जो काम की चीज है वो ये याद रखनी है कि कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको आईएनजी लगाना होता है, तो उनको भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोलो तो बोला जाएगा स्पीक इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बोलते रहो, कोई किसी काम को करते रहो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा कीप स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप कहेंगे सर यहां तो आईएनजी लगा, आपने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। भाई यहां पर आपकी वर्ब कीप है और कीप के साथ में जो भी वर्ब आती है उसमें आप आईएनजी लगाते हो, इसीलिए यहां पर आपको बोलना होगा बोलते रहो कीप स्पीकिंग। और जब आप बोलोगे बोलो तो आप बोलेंगे स्पीक। आओ कम, वहां जाओ गो देयर, लिखो राइट, सुनो लिसन, और सुनते रहो कीप लिसनिंग। ऐसे ही आप इसमें यूज कर सकते हैं स्टूडेंट स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप के साथ भी आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, ये भी आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आपने कहा बोलना शुरू करो तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट स्पीकिंग, और बोलना बंद करो तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप स्पीकिंग। रोहन तुम बोलना बंद करो और सोहन तुम बोलना शुरू करो। रोहन यू स्टॉप स्पीकिंग एंड सोहन यू स्टार्ट लिसनिंग। यू नो, तो इस तरीके से आप किसी कोई काम करने के लिए कह रहे हो कि रवि तुम बुक पढ़ना शुरू करो, रवि यू स्टार्ट रीडिंग बुक, एंड सोहन तुम बुक पढ़ना बंद करो, सोहन यू स्टॉप रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहते हो ना भाई, आप बोल सकते हो। कुल मिला के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो थिंग्स विल बी इजी। तो आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तो हमने किसका यूज किया, कीप का यूज किया, दूसरा स्टार्ट का यूज किया, स्टार्ट के साथ में स्टॉप को भी लगा दिया। अब आप कहेंगे क्या सर लेट को भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेट को लगाएंगे तो याद रखना जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इसमें आएगा और फिर वर्ब आएगी। जैसे मैंने कहा जियो तो इंग्लिश में बनेगा लीव, और जीने दो एंड लेट लीव, ठीक है। बोलो और बोलने दो, स्पीक एंड लेट स्पीक। ऐसे ही मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। रोहन को अंदर आने दो, वो मेरा फ्रेंड है, लेट रोहन कम इन, ही इज माई फ्रेंड। यू नो, तो अब आप देखो यहां पर कि कितने अच्छे से हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे समझ गए कि इंपेरेटिव सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत होती है वर्ब से, और वर्ब के बाद आपको जो भी कहना आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कहना चाह सकते हैं। आपने कहा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो, तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। अब देखो यहां पर आपने हिंदी में क्या कहा, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। अच्छा, दिए गए में छोटी की मात्रा आती है भाई, ऐसा कर लेना इसको। ये दिए तो हमारा कौन सा हो जाता है, दीपक वाला है ना, ये दिए ऐसा लिख देना, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। अब इसको जब इंग्लिश में कहोगे तो उत्तर दो पहले आएगा, तो आप जब इसको आंसर करेंगे तो आप कहेंगे आंसर, ठीक है। दिए गए को कहेंगे फॉलोइंग या फिर गिवन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बन गया आपका। तो यहां पर आंसर जो है आपकी वर्ब है और द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपका जो है भाई ऑब्जेक्ट है। मतलब अब आपको क्या करना है, कम से कम 30 से 40 सेंटेंस इंपेरेटिव बोलना है। जैसे मैंने कहा यहां आओ और मेरी मदद करो, तो इंग्लिश में बनेगा कम हियर एंड हेल्प मी। वहां जाओ और उससे मिलो, गो देयर एंड मीट हिम। इस बोर्ड पर कुछ लिखो, राइट समथिंग ऑन दिस बोर्ड। सोचो क्या करना है, थिंक व्हाट टू डू। सोचो क्या करना है, थिंक व्हाट टू डू। सोचो कहां जाना है, थिंक वेयर टू गो। देखो कितने आसान वाले सेंटेंस है,
राइट ऐसे करीब आपको 30 से 40 सेंटेंसेस जो है आपको बनाने हैं, आपको बोलने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको 30 से 40 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उनको आपको, वो चूंकि हिंदी में दिए हुए हैं आपको और रोमन में भी दिए हैं, तो आप उसको देखिएगा और उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। और आप जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हैं कि आप इन्हें कुछ इस तरीके से लिखें, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, आप इसे ऐसा लिख लें, नेगेटिव वाला जब आप बनाते हैं तो आप बनाते हैं डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा, आप इसमें नेवर और ऑलवेज भी लगाते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी लिख लें इसमें, नेवर और ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी में आप चाहें तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लेट्स वाला, इसको भी आप लिख लें, लेट्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेट और लेट्स में अंतर होता है। ये लेट्स का यूज जब आप करते हो तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट चलो हम आओ हम, क्या होता है, चलो हम आओ हम। मैंने कहा चलो हम इंग्लिश सीखे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो हम पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी। चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। और मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर, है ना। वहां मत जाओ, मत मतलब क्या बोल दोगे आप, डोंट, ठीक है। और वहां जाओ ही तो आगे डू लगा देना, डू गो देयर, ठीक है। ये काम करो ही, डू दिस वर्क, 2 बार डू आ जाएगा, डू दिस वर्क मतलब ये काम करो ही। आप किसी को एम्फसाइज कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो कोई काम करने के लिए। तो भाई इस तरीके से ये आपके सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस टोटल है आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड कि आप इन्हें कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स की आज के इस वीडियो लेसन में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस एग्जैक्टली समझ में आया होगा और दिए गए सेंटेंसेस जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं इनको भी आप आंसर करो और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करो और अपनी इंग्लिश को घर बैठे अच्छे से अच्छा इंप्रूव करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, थैंक यू सो मच।